नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अकबर जब विस्तार कर रहा था तो उस समय जो उज़्बेक हैं वह किस तरह से विद्रोह करते हैं और उज़्बेक वास्तव में है कौन? अकबर ने इस विद्रोह को किस प्रकार से समाप्त किया और कैसे अकबर के खिलाफ फतवा जारी हुआ, अकबर को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया। यानी अकबर से संबंधित या उस समय के विद्रोहों से संबंधित बहुत सारे तथ्यों को हम देखेंगे। ये जो आपका वीडियो है एक तरीके से बेस का भी काम करेगा आपके लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम अकबर की दीन-ए इलाही की नीति देखेंगे, सुलह-ए-कुल की नीति देखेंगे, इबादत खाने की व्यवस्था देखेंगे, तो उन सब के पीछे जो कारण है, क्यों उस नीति के साथ आगे बढ़ा गया, जब हम उसे समझने का प्रयास करेंगे, तो ये जो आपके विद्रोह हैं और इन विद्रोहों के पीछे जो कारण है, वह बेस बनेंगे। अकबर उनको कहीं न कहीं आधार बनाएगा कि ऐसे विद्रोह दोबारा ना हों, इसलिए वह बहुत सारी नीतियाँ बनाएगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। अकबर के समय वैसे तो बहुत सारे विद्रोह होते हैं, लेकिन आज हम जिसकी चर्चा करेंगे वह है आपका उज़्बेक विद्रोह। लेकिन उसके समय बहुत सारे विद्रोह होते हैं। जैसे हम बात करें उज़्बेक विद्रोहों की, तो यह 1561 से लेकर 1567 तक होते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मिर्जा हाकिम का विद्रोह या मिर्जा हकीम का विद्रोह, जो इसका क्या होता है, सौतेला भाई, यह भी विद्रोह करता है। इसके अलावा राजपूत भी विद्रोह करते हैं और आपको याद होगा कि राजपूतों में सबसे फेमस मेवाड़, जो अकबर के सामने कभी नहीं झुकता है। मेवाड़ का ही एक भाग था चित्तौड़, जहां पर अकबर ने आक्रमण किया था और कत्लेआम मचाया था, यह हम देख चुके हैं। फिर बंगाल और बिहार के क्षेत्र में विद्रोह होंगे, अकबर उनको दबाएगा। हमने अपने पुराने वीडियोस में देखा है कि खानदेश में, अहमदनगर में, वहां की जो स्थानीय शक्तियां हैं उन पर भी अकबर आक्रमण करता है, उनको भी दबाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से बहुत सारे धार्मिक असंतोष होंगे, मतलब धार्मिक नीतियों को लेकर विद्रोह होंगे। जो उसकी राजनीतिक परिस्थितियां हैं या जो राजनीतिक नीतियां हैं, जब वह बनेंगी, उन नीतियों के कारण लोगों के धार्मिक विश्वास में जो परिवर्तन आएगा, उसे लेकर भी विद्रोह होगा। और अंत में हम समझेंगे कि जो इनका शहजादा सलीम है या जिसे जहांगीर कहते हैं, उसका विद्रोह कैसा था। और एक यहाँ बहुत फेमस कहानी है अनारकली वाली, उसे भी समझेंगे कि वह कहानी कितनी सही है, कितनी झूठ है। तो कुल मिलाकर हम अकबर के खिलाफ जो बहुत सारे स्थानीय विद्रोह होंगे, उन विद्रोहों को क्रमवार समझेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उज़्बेकों का जो विद्रोह है, वह विद्रोह किस प्रकार से चल रहा था। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि उज़्बेक हैं कौन और उनके विद्रोह का जो कारण है, वह कारण क्या है। उज़्बेकों के केस में हम देखते हैं, हमने बार-बार इसकी चर्चा की है, अफ़गान शासन व्यवस्था। और इसमें हम देखते हैं कि जब प्रारंभिक स्तर पर मुगल भारत में आते हैं, तो उज़्बेक जो हैं वह भी क्या हैं, स्थानीय सरदार हैं या फिर सामंत हैं। तो कारण आप समझ चुके होंगे, क्योंकि अफ़गान शासन व्यवस्था को अकबर क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है और इसे बदल कर रहा है केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था। कौन कर रहा है? अकबर कर रहा है। तो अकबर जब करेगा केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, तो जो अफ़गान सरदार हैं वह सारे उससे नाराज होंगे। यह घटनाक्रम हमने पीछे भी देखा है। इसी तरह से उज़्बेक भी है। उज़्बेक भी नाराज होते हैं जब अकबर केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था डेवलप करता है। 1556 में जब पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, उसके बाद अकबर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करता है। अकबर को बादशाह बनाया जाता है और अकबर धीरे-धीरे अपने क्षेत्रों का विस्तार करता है। इसी समय उसके साथ बहुत सारे अफ़गान सरदार थे और बहुत सारे उज़्बेक सरदार थे। ये जो आपके उज़्बेक सरदार हैं, यह पहले से भी बने हुए थे। यानी जो आपका शेरशाह सूरी है, उसके शासनकाल के दौरान भी उज़्बेक बने हुए थे। यानी उज़्बेक बहुत लंबे समय से बने हुए थे, स्थानीय प्रशासन को देखते थे। और क्या होता था, जैसे मान लेते हैं स्थानीय स्तर पर क्या है, उज़्बेक हैं या फिर कोई आपका अफ़गान है या कोई अन्य क्या है, क्षेत्रीय प्रशासक। अब यह स्थानीय स्तर पर अपना प्रशासन चलाते थे। इनके ऊपर एक क्या होता था, राजा होता था या फिर बादशाह होता था। अब यहाँ 2-3 तरीके से आपको चीज़ों को समझना होगा। पहली बात तो यह जो आपके स्थानीय प्रशासक हैं, यह किस क्षेत्र के हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता था। यानी किसी व्यापारिक क्षेत्र के हैं या फिर किसी राजनीतिक क्षेत्र के लिए हैं, मतलब राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वह प्लेस, वहां से संबंधित है, आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं या सीमावर्ती क्षेत्र में है। तो इन सब के आधार पर यह तय होता था कि उस सरदार की, यानी जो आपका स्थानीय प्रशासक है, उसकी क्या भूमिका होगी। और क्योंकि यह किसके अंडर में आते थे, राजा या बादशाह के अंदर, वास्तव में जो इनकी शक्ति है, वह शक्ति प्लस आपकी बादशाह की शक्ति, इनके बीच जो रेशियो है, यह वास्तव में तय करता था कि स्थानीय प्रशासक कितने स्वतंत्र होंगे। अगर स्थानीय प्रशासक कमजोर है और बादशाह आपका मजबूत है या फिर राजा आपका मजबूत है, तो राजा इनको पूरी तरीके से क्या करेगा, कंट्रोल करेगा।
लेकिन अगर जो आपका क्षेत्रीय प्रशासक है वह मजबूत होगा या किसी मजबूत क्षेत्र का वह प्रशासन देख रहा होगा, तो उस केस में बादशाह और उस स्थानीय सरदार के बीच जो रिलेशन है वह रिलेशन बदल जाएगा। अकबर के समय भी यही सब होता है। अकबर इन क्षेत्रीय प्रशासकों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उन्हें अपने अंतर्गत लाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो आपके उज़्बेक हैं, अफ़गान हैं, ये पहले से ही शक्तिशाली हैं, पहले से ही स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है उसको देख रहे हैं। एक तरीके से क्या होता था, समझौता होता था, किसके बीच? बादशाह के बीच और स्थानीय प्रशासकों के बीच, कि किस तरह के रिलेशन वह आगे रखेंगे, क्या-क्या शक्तियाँ स्थानीय प्रशासक के पास होगी, क्या-क्या शक्तियाँ बादशाह के पास होगी। अकबर जब इस पे क्या करता है, परिवर्तन करता है, और परिवर्तन कैसे? सेंट्रलाइज़ करता है सिस्टम को, तो धीरे-धीरे लोग विद्रोह करने लगते हैं। इसी क्रम में यह लोग भी विद्रोह करते हैं और अकबर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इनमें 2 नाम सबसे फेमस हैं, अब्दुल्ला खान उज़्बेक और अली कुली खान। ये इन विद्रोहों को लीड करते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय प्रशासक हैं जो विद्रोह करना चाहते हैं अकबर के खिलाफ, लेकिन उनको लीड करने वाला चाहिए। कोई एक ऐसा आदमी होना चाहिए या कोई एक ऐसा स्थानीय सरदार होना चाहिए जो सबसे पहले विद्रोह करे, और उसके पीछे बाकी सरदार भी विद्रोह करते हैं। तो इसी क्रम में जो अब्दुल्ला खान उज़्बेक है, अली कुली खान है, यह विद्रोह करता है। शुरुआत इन सब की होती है 1561 में। जौनपुर का क्षेत्र है, यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो आपका जौनपुर है, वह केंद्र बनता है इस विद्रोह का। यहाँ पर जो आपका अब्दुल्ला खान है और अली कुली खान है, यह दोनों लोगों को इकट्ठा करते हैं, स्थानीय सरदारों को इकट्ठा करते हैं और कोशिश करते हैं कि वह अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दे। अब यहाँ आप और ध्यान रखिए, अकबर का जो प्रशासन है वह आगरा के क्षेत्र पर है, वह दिल्ली के क्षेत्र पर है, गुजरात में भी वह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है, इसके साथ-साथ मालवा पर भी वह अधिकार करना चाहता है। यानी अकबर अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाना चाहता है, और जब यह बात उज़्बेकों को पता लगती है तो वह क्या करते हैं, पहले से ही तैयार हो जाते हैं और विद्रोह करने की कोशिश करते हैं। कारण मैंने आपको बता दिया कि अकबर की जो नीतियां हैं, जो वह मनसबदारी प्रणाली अपना रहा था, जिस तरीके से वह स्थानीय प्रशासन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, सेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, इन सारे कारणों से यह विद्रोह हो रहे थे। प्रारंभिक स्तर पर क्या होगा, जब भी ऐसे विद्रोह होंगे तो प्रारंभिक स्तर पर उनको सफलता मिलेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो आपका केंद्रीय प्रशासक है वह दूर है, तो दूरी होने के कारण, अब आप ऐसे समझिए, एक पूरा बड़ा क्षेत्र है प्रशासन का, केंद्रीय स्तर पर क्या होगा, आपका बादशाह होगा। अब मान लेते हैं कि यह आगरा है और आगरा में क्या है, आपका बादशाह है। फिर उसने अपने क्षेत्रों का विस्तार किया है। विस्तार करने के बाद उसने एक तरीके से छोटी-छोटी क्या बनाई है, चौकियां बनाई हैं, या फिर नियंत्रण की जो व्यवस्था है वह एस्टेब्लिश की है। अब इस क्रम में क्या होगा, यहाँ पर कोई स्थानीय क्या होगा, मुगल प्रशासक, और मुगल प्रशासक क्या करेगा, इस क्षेत्र का नियंत्रण देखेगा। लेकिन इसी के साथ-साथ यहाँ पर कौन था, उज़्बेक थे, मतलब उज़्बेकों का प्रशासन था, या इसी तरीके से स्थानीय प्रशासक होते हैं, उस स्थान विशेष को देखते हैं, वहाँ की जो क्षेत्रीय नीतियाँ हैं उनको देखते हैं। यह विद्रोह करेंगे और विद्रोह करने के बाद क्या करेंगे, इस स्थानीय चौकी को कैप्चर कर लेंगे, या स्थानीय जो प्रशासन है उसे नियंत्रित कर लेंगे, यहाँ से मुगलों को बाहर कर देंगे। इसी तरीके से इस क्षेत्र पर भी कर सकते हैं। लेकिन जब यह बात पहुंचेगी बादशाह तक, तो बादशाह अपनी सेना भेजेगा, यहाँ से सेना भेजेगा, यहाँ से भेजेगा, यहाँ से भेजेगा, अपनी केंद्रीय सेना भेजेगा, और फिर इस विद्रोह को दबाने की कोशिश करेगा। तो प्रारंभिक जो स्तर होगा वहां पर सफलता मिलेगी, लेकिन जब यह बात केंद्रीय स्तर तक पहुंचेगी तो वहां पर बड़ी सेना के साथ आक्रमण होंगे और इन विद्रोहों को दबा दिया जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जब शुरुआती चरण में यह विद्रोह हुआ, तो जो जौनपुर का क्षेत्र है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर उज़्बेकों का कब्जा हो जाता है और मुगल प्रशासन वहां पर कमजोर पड़ जाता है। लेकिन अकबर को पता था कि इन विद्रोहों को दबाना बहुत जरूरी है। अकबर रिएक्ट करता है, अपनी सेना भेजता है। सेना भेजने के साथ साथ अकबर एक नीति और अपनाता है। ये जो आपका खाने जमान है, यानी अली कुली खान है, और उसका जो भाई है, इन दोनों को क्या करता है, अपनी तरफ मिला लेता है। अब यहाँ पर अकबर की एक बहुत शानदार नीति हमको दिखती है। हमने यह देखा है कि अकबर क्या करता था, सैन्य अभियान करता था, और जो स्थानीय प्रशासक है कोशिश यह करता था कि उसे अपनी तरफ मिला ले। आप जब देखेंगे मेवाड़ का केस, तो मेवाड़ में अकबर बहुत सारे क्या करता है, अपने दूत भेजता है, अपने लोगों को भेजता है कि वह जाकर मेवाड़ से समझौता करें। मेवाड़ मानता नहीं है। चित्तौड़ आक्रमण से पहले भी हमने देखा है कि अकबर ने 2-3 बार क्या करा है, अपने दूत, अपने लोगों को भेजा है कि वह जाकर बात करे और समझौता किसी तरीके से हो जाए, यह एस्टेब्लिश करे। इन समझौतों में होता क्या था, मान लेते हैं कि कोई एक क्षेत्र है, यह क्षेत्र विद्रोह करता है, तो अकबर क्या करता था, अपनी सेना भेजता था और सेना के साथ साथ यह भी तय करता था
कि बातचीत की जाए। अब यहाँ पर सेना क्यों? सेना एक तरीके से भय पैदा करने के लिए, डराने के लिए या फिर बेस बनाने के लिए कि अगर बातचीत से बात नहीं सुलझी तो क्या होगा? सेना का आक्रमण होगा। अब जो आपका यह स्थानीय प्रशासक है, इसके पास 2 ऑप्शन है। एक, या इस बड़ी सेना से लड़ जाए जिसमें इस बात की पूरी संभावना है कि वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्या? वह क्या करे? समझौता कर ले, बातचीत कर ले। समझौता अगर इसने कर लिया तो अब यह क्या करता था? अकबर की जो स्पेशली नीति है उसमें क्या होता था? अब जब यह समझौता करके शामिल हो गया था मुगलों के साथ, तो अब जो यह स्थानीय विद्रोह है, मतलब एक सरदार को तो अकबर ने अपनी तरफ शामिल कर लिया, लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो बाकी अन्य विद्रोही हैं, इसी सरदार को भेजा जाता था कि वह बाकी विद्रोहियों को समाप्त करे या फिर उनसे भी किसी तरीके से समझौता करवाए। तो इसी तरह से जो खान जमान है, यानी अली कुली खान है, और उसका जो भाई है अब्दुल्ला खान, इन दोनों से अकबर समझौता कर लेता है, सेना अपनी भेजता है, लेकिन उसके बाद भी समझौता हो जाता है। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया कि किस तरह की नीति काम करती थी, तो समझौता हो जाता है, और जब समझौता हो जाता है तो इन्हीं दोनों को भेजता है। यह भी अकबर की नीति का ही भाग था। इसीलिए अकबर कोशिश कर रहा था कि मेवाड़ उसके कंट्रोल में आ जाए। अगर मेवाड़ कंट्रोल में आ जाता और मेवाड़ समझौता कर लेता तो अकबर यही नीति अपनाता, किसके साथ? मेवाड़ के साथ। और मेवाड़ क्या करता? बाकी राजपूतों को कंट्रोल करने की कोशिश। अब देखिए, मान सिंह, जय सिंह, हारमल, यह सारी इसी नीति के अंतर्गत तो काम कर रहे थे। एक तरीके से मुगल साम्राज्य से यह लोग जुड़े थे और मुगल साम्राज्य इनको अपने अभियानों पे भेजता था। मान सिंह आप देखते हैं कि अकबर के समय बहुत ताकतवर हैं और बहुत सारे युद्धों में लीड करते हैं। इसी तरीके से जो जय सिंह है, आप इनको देखेंगे कि औरंगजेब के टाइम तक यह मुगलों के अभियान में शामिल होते हैं, बहुत सफलताएं दिलाते हैं। और दक्कन के क्षेत्र में आप जब आगे देखेंगे, जब औरंगजेब का प्रशासन कमजोर हुआ या जो मुगल प्रशासन है वह कमजोर हुआ, उसके पीछे एक बड़ा कारण था। या हम यह भी देखेंगे कि जब मुगल प्रशासन समाप्ति की ओर आगे बढ़ा तो उसमें एक बड़ा कारण यह था कि जयसिंह की मृत्यु हो गई थी, और उस समय जयसिंह जैसा, मानसिंह जैसा कोई बड़ा योद्धा नहीं था मुगल सेना में जो उसके क्षेत्रों को कंट्रोल कर सके। आगे हम इस चीज को भी डिटेल से समझेंगे, लेकिन अकबर की नीति का यह पार्ट था और यह नीति आगे भी मुगल प्रशासकों ने चलाई थी। तो इन दोनों को अपनी तरफ कर लिया और विद्रोह दबाने की कोशिश की। इससे क्या हुआ? क्योंकि यह दोनों भाई स्थानीय स्तर पर काफी ताकतवर थे, तो इसलिए जो जौनपुर का क्षेत्र है पर अकबर का कब्जा हो गया और जौनपुर आ गया मुगल साम्राज्य के कंट्रोल में। लेकिन उज़्बेक अभी माने नहीं थे। उज़्बेक यहाँ से भाग जाते हैं, यानी जौनपुर के क्षेत्र को छोड़ देते हैं और वहां से बिहार और बंगाल की तरफ चले जाते हैं। अब अकबर इनका पीछा भी करेगा क्योंकि वहां भी विद्रोह होने की पूरी संभावना है और फिर से यह लोग अटैक करें, इस बात की भी पूरी संभावना है। लेकिन इन सब के बीच एक परिवर्तन और होता है, जो आपका अली कुली खान है, यह अपना पाला बदल देता है। यानी अकबर से जो इसने समझौता किया था उस समझौते को तोड़ देता है और अकबर के खिलाफ फिर से जौनपुर के ही क्षेत्र में क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। यह है कौन? अली कुली खान। यह उज़्बेक मूल का सरदार है और हुमायूं के समय से ही बहुत ताकतवर था। इसको अकबर के प्रशासन के समय खाने जमान की उपाधि दी गई थी, जिसका मतलब यह है कि यह समय का खान या फिर उस युग का खान है, मतलब इस उपाधि का यह अर्थ हुआ। तो इस तरह उज़्बेकों में एक प्रमुख सरदार था, अकबर के साथ जुड़ जाता है, लेकिन फिर अकबर के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है। इसी का भाई था बहादुर खान, यह भी इस विद्रोह में शामिल होता है। इन दोनों भाइयों ने क्या किया? जो स्थानीय प्रशासक हैं, अफगान हैं, उज़्बेक हैं, इनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके यह तय किया कि अकबर के खिलाफ विद्रोह किया जाएगा। पहली बार यह विद्रोह अकबर ने दबा दिया था और अली कुली खान ने यह दबाव भी इसलिए झेला था या फिर यह समझौता भी इसलिए किया था क्योंकि अकबर ने एक बड़ी सेना भेजी थी। अली कुली खान ने यह अंदाजा लगाया था कि अगर वह मुगल सेना में शामिल नहीं होगा या मुगलों से समझौता नहीं करेगा तो मुगल क्या कर देंगे? उसको समाप्त कर देंगे। तो उसने मौके को देखा और वहां की जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से निर्णय लिया, लेकिन बाद में यह विद्रोह कर देता है और विद्रोह करके फिर से जौनपुर के क्षेत्र को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अबुल फजल की एक किताब है अकबरनामा, जिसमें वह अकबर के विषय में बहुत कुछ बताता है और अकबर के विषय में जानने का एक प्रमुख स्रोत है हमारे पास, जिसके बेसिस पर बहुत सारे जो विवाद हैं उनको सुलझाया जाता है। इसी पुस्तक में एक चित्र है जिसमें जो आपके यह दोनों भाई हैं, स्पेशली जो आपका अली कुली खान है, वह अकबर के दरबार में शामिल होता है, अकबर के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है और सुलहनामा साइन करता है। तो अली कुली खान मुगल सेना में शामिल हुआ था, यह बात पूरी तरीके से स्पष्ट है। इसका कारण यह है, यह हम इस पे जोर क्यों दे रहे हैं?
क्योंकि कई सारे ऐसे स्रोत है जहां पर यह बात मिलती है कि अली कुली खान कभी भी मुगल सेना में शामिल ही नहीं हुआ था, वह शुरू से विद्रोही रहा था। लेकिन एक समय आया था जब अली कुली खान मुगल सेना में शामिल हुआ था और मुगलों की तरफ से विद्रोह को जौनपुर में दबाने की कोशिश भी की थी। लेकिन जब इस अली कुली खान ने दोबारा विद्रोह किया तो अकबर ने अपनी सेना भेजी और इस बार इस सेना को लीड कर रहा था मुनीम खान। मुनीम खान के नेतृत्व में 1565 से 1567 के बीच में यह सेना भेजी गई और इस सेना ने खाने जमान को यानी अली कुली खान को पराजित कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उसे युद्ध में मार दिया गया, कुछ लोग कहते हैं बाद में किसी तरीके का दंड दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर यह कि जौनपुर का जो क्षेत्र है वहां पर यह विद्रोह समाप्त हो गया। यह वह ऐतिहासिक चित्र है। यहाँ पर आपका अकबर बैठा है और यह है आपका अली कुली खान। अकबरनामा में यह चित्र है। अब जो आपके उज्बेक है वह भाग जाते हैं कहाँ? बिहार और बंगाल की तरफ। तो जब यह बिहार और बंगाल की तरफ भागते हैं तो इनका पीछा किया जाता है। यह विद्रोही बिहार के महत्वपूर्ण शहरों जैसे हाजीपुर, पटना, इन सब पर कब्जा कर लेते हैं और मुगलों के जो स्थानीय प्रशासक हैं उनको हटा देते हैं और वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। अकबर इन विद्रोहियों को दबाता है। मुनीम खान बहुत आसानी के साथ इनको समाप्त करता है। अली कुली खान पहले मारा जाता है। बाद में जो अब्दुल्ला खान है इसको भी 1567 के अंत में पराजित कर दिया जाता है। बंगाल भाग कर जाता है, मुगल सेना वहां भी पीछा करती है और अंततः इसको समाप्त किया जाता है। इससे मुगल सेना का बिहार और बंगाल के क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित हो जाता है। जौनपुर उनके पहले ही कंट्रोल में आ चुका होता है और मुगल सेना अब जौनपुर, बिहार, बंगाल यानी यूपी के एक बड़े क्षेत्र पर, उसके साथ साथ बिहार के क्षेत्र पर और बंगाल के क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेता है। जौनपुर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जो आपका शेर शाह सूरी है उसके समय जौनपुर बहुत इंपॉर्टेंट था और कहीं ना कहीं अकबर के समय जब हम देखते हैं तो जो सूरी वंश है या हम कहें कि जो आपके अफगान हैं या आपके जो उज्बेक हैं, इनकी शक्ति का कहीं ना कहीं केंद्र था क्या? जौनपुर। और इनको पराजित करने का मतलब यानी जौनपुर को पराजित करने का मतलब और उसे अपने कंट्रोल में लाने का मतलब अकबर ने अफगान, सूरी वंश के लोग और उज्बेक इन सबको पराजित कर दिया है और पराजित करके अपने क्षेत्र का विस्तार किया है। यानी मुगल सेना ने या फिर मुगल साम्राज्य ने इन वंशों को समाप्त कर दिया है या प्रशासन में इनकी भूमिका को समाप्त कर दिया है। यह संदेश था जौनपुर पर नियंत्रण करने के पीछे। तो इस तरह जौनपुर भी, बिहार भी और बंगाल भी अकबर के कंट्रोल में स्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक घटनाक्रम हमको और मिलता है। जौनपुर के एक काजी हैं, काजी का नाम क्या है? मुल्ला मोहम्मद याजदी। यह एक फतवा जारी करते हैं और इस फतवे में क्या जारी होता है कि अकबर क्या है? गैर मुसलमान है, यानी अकबर मुसलमान ही नहीं है। इस तरह का फतवा जारी होता है। इस फतवे के जारी होने के पीछे जो कारण है और अल्टीमेट जो टारगेट है उसको हम समझ लेते हैं कि यह फतवा वास्तव में क्यों जारी किया गया। यह फतवा जारी हुआ 1580 के आसपास और इस फतवे के तहत अकबर को गैर मुसलमान घोषित कर दिया गया और कहा गया कि जितने भी मुस्लिम हैं वह अकबर के खिलाफ विद्रोह करें। यानी अकबर के खिलाफ मुस्लिमों का विद्रोह वैध घोषित किया गया और यह मुस्लिमों के लिए अनिवार्य किया गया कि सारे मुस्लिम किसके खिलाफ? अकबर के खिलाफ विद्रोह करें। इस फतवे के माध्यम से जो बंगाल का क्षेत्र है, पूर्वी भारत का क्षेत्र है, वहां पर जो विद्रोह हो रहे हैं अकबर के खिलाफ उनको वैध घोषित किया गया और कहा गया क्योंकि अकबर गैर मुस्लिम हो चुका है यानी वह अब मुस्लिम नहीं रहा है और इस कारण से उसके खिलाफ विद्रोह करना और इस्लाम की फिर से व्यवस्थाएं जो है उनको स्थापित करना यह किसी तरीके से गलत नहीं है। तो अकबर के खिलाफ सारे लोग विद्रोह कर सकते हैं जितने भी मुस्लिम हैं। अब इसका कारण क्या है? क्यों अकबर को गैर मुस्लिम घोषित किया जा रहा है? इस फतवे के माध्यम से अकबर ने क्या किया? जजिया समाप्त कर दिया। कब? 1569 में और एक नई विचारधारा के साथ आगे आया। विचारधारा क्या? दीन-ए इलाही यानी जितनी भी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं उनकी जो अच्छाइयां हैं उनको प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल किया जाए। इसके साथ साथ अकबर ने स्थापना की इबादत खाना और इबादत खाना की स्थापना के पीछे जो कारण है, मुख्य कारण क्या है कि जितने भी धार्मिक नेता हैं वह अपने अपने विचार रखें, उन विचारों के माध्यम से सबसे अच्छे जो विचार हैं उनके हिसाब से नीतियां बने, यह कारण है। तो ये जो आपके याजदी हैं यह कहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था क्यों स्टेब्लिश की गई, क्यों बाकी धर्मों को संरक्षा दिया जा रहा है, क्यों बाकी धर्मों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, दीन इलाही की नीति क्यों है, जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया गया, यानी गैर मुस्लिम जो नीतियां हैं उनको क्यों मुगल साम्राज्य अपना रहा है या उनको क्यों बढ़ावा दे रहा है मुगल साम्राज्य। इस बात को लेकर यह विरोध था और घोषित किया गया कि अकबर काफिर है, मुस्लिम नहीं है, उसके खिलाफ युद्ध करो। लेकिन वास्तविक लक्ष्य यह था कि इस फतवे के माध्यम से जो बंगाल का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, वहां पर जो विद्रोह हो रहे हैं
उन विद्रोहों को समर्थन देना और उन विद्रोहों को धार्मिक मान्यता देना। अब यहाँ पर कोशिश क्या है, धर्म के आधार पर लोगों को जोड़ा जाए और जोड़कर विद्रोह किया जाए। अब इस बात को आप कनेक्ट करिए खानवा के युद्ध से। क्यों? बाबर ने क्या किया था? जिहाद घोषित किया था। बाबर की सेना भी नहीं तैयार थी लड़ने के लिए। वह लोग भी राणा सांगा के खिलाफ भयभीत थे। राणा सांगा से डर था उनको कि नहीं लड़ेंगे, राणा सांगा से बहुत ताकतवर हैं। बाबर ने जिहाद घोषित किया और जिहाद घोषित करने के बाद बाबर ने तैयार किया अपने सेना के लोगों को कि वह राणा सांगा के खिलाफ लड़ सके। कुछ इसी तरह की नीति यहाँ भी हमको दिखती है कि धार्मिक आधार पर लोगों को जोड़ा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि जो आपका अकबर है वह काफिर हो चुका है, वह जो है मुसलमान अब नहीं है, उसके खिलाफ विद्रोह किया जाए। हालांकि यह विद्रोह बहुत ज्यादा सफल नहीं होता है क्योंकि इसके पीछे एक और बड़ा लक्ष्य हमको दिखता है। वह लक्ष्य क्या था? एक है आपके मिर्जा हकीम। और मिर्जा हकीम कौन है? सौतेले भाई हैं किसके? अकबर के, यानी हुमायूं के ही पुत्र हैं, एक दूसरी माँ के बेटे हैं। मतलब हुमायूं की एक पत्नी से अकबर है, दूसरी पत्नी से मिर्जा हकीम है। तो जो आपके यह उलेमा है, यह क्या चाहते हैं कि मिर्जा हकीम को बादशाह बना दिया जाए। इसका कारण यह भी है क्योंकि मिर्जा हकीम विद्रोह भी कर चुका है। आपने देखा था कि उसने पंजाब पर अटैक किया था, यानी मिर्जा हकीम भी अपने प्रशासन को बढ़ाना चाहता था क्योंकि वह भी तो हुमायूं का बेटा था। और अकबर की जो नीतियां हैं, उलेमा को यह लग रहा है कि यह गैर इस्लामी नीतियां हैं। वहीं जो आपका मिर्जा हकीम है वह इस्लाम के प्रति ज्यादा समर्पित इनको दिख रहा है। और खास करके यहाँ आप दूसरी बात भी समझिएगा, अकबर क्या कर रहा है? सेंट्रलाइजेशन। अब जब अकबर सेंट्रलाइजेशन करेगा तो जो स्थानीय नेता है, उन स्थानीय नेताओं का जो प्रभाव है वह धीरे धीरे कम होगा। जैसे उसने मनसबदारी व्यवस्था स्टेब्लिश कर दी। मनसबदारी व्यवस्था से भी जो स्थानीय प्रशासक हैं या स्पेशली जो आपके धार्मिक नेता है, इन सब का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था। यानी अकबर की जो सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी थी, इसने बहुत सारे जो स्थानीय प्रशासक हैं या स्थानीय लीडर हैं, उन्हें अकबर के खिलाफ खड़ा कर दिया। इसी क्रम में यह भी खड़ा होता है और इसको एक दूसरा विकल्प दिखता है। दूसरा विकल्प क्या दिखता है? मिर्जा हकीम। और लोगों में यह बात फैलाता है कि अकबर अब मुसलमान नहीं है। वास्तव में जो हुमायूं का बेटा है मिर्जा हकीम, वह एक सच्चा मुसलमान है, उसका प्रशासन स्टेब्लिश होना चाहिए। फतवा जारी करता है कि सारे लोग अकबर के खिलाफ विद्रोह करो, अकबर को समाप्त करो और फिर से शासन स्थापित हो इस्लामी शासन व्यवस्था का। लेकिन अकबर ने मिर्जा हाकिम के विद्रोह को दबा दिया। पंजाब में इसने विद्रोह किया था और उस विद्रोह को दबा दिया था। हमने यह पिछले वीडियो में देखा था। अपनी बहन बख्तुन्निसा को यहाँ पर नियुक्त किया था गवर्नर के रूप में। यानी मिर्जा हकीम काबुल का प्रशासक था, पंजाब पर इसने अटैक किया। अकबर ने इस विद्रोह को सीरियसली लिया, इस विद्रोह को दबाया गया। मिर्जा हाकिम शामिल हो जाता है मुगल साम्राज्य में और अकबर क्या करता है? काबुल के क्षेत्र में अपनी बहन बख्तुन्निसा को गवर्नर नियुक्त कर देता है। विद्रोह समाप्त हो जाता है। जब यह विद्रोह समाप्त हो जाता है तो अकबर क्या करता है? जो आपके याजदी हैं, जिन्होंने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था, उनको भेज देता है मक्का। या आप मक्का जाइए। मिर्जा हकीम क्या होते हैं? मुगल साम्राज्य में शामिल हो जाते हैं और इस तरह यह पूरा विद्रोह समाप्त हो जाता है। यानी जौनपुर अब पूरी तरीके से मुगलों के कंट्रोल में था। धार्मिक आधार पर जो विद्रोह हो रहा था या धार्मिक बेस बनाकर जो विद्रोह किया जा रहा था, उस विद्रोह को भी अकबर ने दबा दिया। राजनीतिक स्तर पर जो विद्रोह हो रहा था, उस विद्रोह को भी अकबर ने दबा दिया और पूरी तरीके से जौनपुर आ गया मुगलों के कंट्रोल में। इस तरह से अकबर ने इस स्थानिक उज़्बेक विद्रोह को समाप्त कर दिया। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे कि अकबर ने कैसे और बहुत सारे जो विद्रोह हुए, उन विद्रोहों को समाप्त किया और कैसे अपने क्षेत्र का विस्तार किया। आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।